हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 4 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है अनंतराज लिमिटेड। अब इसके ऊपर एक कमेंट आई कि हम इनका वीडियो बनाए, तो आज इनका एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 23% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 2% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 21% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 5.5% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 13.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2021 में प्रमोटर के पास 65% जितनी होल्डिंग हुआ करती थी और वहां से लगातार प्रमोटर छोटी छोटी क्वांटिटी में अपनी होल्डिंग घटा रही है और अभी प्रमोटर के पास 57% जितनी होल्डिंग है। तो इस कंपनी में प्रमोटर छोटी छोटी क्वांटिटी में अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के पास 563 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 4331 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और साथ में हमें यह कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। और इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में प्रमोटर होल्डिंग के अलावा कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन सिर्फ अच्छे फंडामेंटल देखकर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम साथ में चार्ट पैटर्न और वैल्यूएशन देखते हैं। अब 2007 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसके चार्ट में कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल पैटर्न नहीं चल रही है और वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी वैल्यूएशन में भी ये महंगा है। तो जब तक ये वैल्यूएशन में सस्ता नहीं हो जाता या फिर इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नजर नहीं आ जाती, तब तक हमें इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो जिस दिन ये अपने सही वैल्यूएशन लेवल के पास आएगा और इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नजर आएगी, उस दिन हम इसमें एंट्री भी लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका वीडियो डिटेल से बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इसका शॉर्ट नेम है कैम्स। अब इसके ऊपर भी कमेंट आए कि हम इनका भी एनालिसिस करके एक वीडियो बनाए। अब हमें कमेंट करने वाले हमारे सब्सक्राइबर ने टोटल हमें 3 कंपनियों का नाम भेजा है, तो अभी हम उन तीनों कंपनियों का ही एनालिसिस करने वाले हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 32% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। उसमें भी 3% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 29% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 20% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 46.5% जितनी होल्डिंग है और प्रमोटर के पास बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 65 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 1078 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और साथ में यह कंपनी हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। तो इसके फंडामेंटल काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से और वैल्यूएशन के हिसाब से अभी यहाँ इस लेवल पे एंट्री लेना सही नहीं रहेगा। अब 2024 में इसने 1073 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 748 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 300 रुपये के पास है। तो जब तक ये गिरावट करके 300 रुपये के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। जिस दिन ये 300 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री भी लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका वीडियो डिटेल से बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है आरईसी लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 13% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। गवर्नमेंट के पास 0.05% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास 15% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 17% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 5,16,180 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 80,848 करोड़ का रिजर्व है। तो इस कंपनी के पास रिजर्व से ज्यादा कर्ज है। इसके आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है।
अब इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। 2009 से लेकर अब तक का चार्ट भी आप देख सकते हैं। इसने 2024 में 654 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 357 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है, उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 250 रुपये के पास है। अभी इसमें जितनी भी गिरावट हुई है, उस गिरावट को देखते हुए अभी हम यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे एंट्री लेने के लिए, क्योंकि इसके चार्ट में जो पैटर्न चल रही है उस पैटर्न के हिसाब से जब तक ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करके 250 के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। और जिस दिन ये गिरावट करके 250 रुपये के पास आएगा, उस दिन हम इसमें पहली एंट्री भी लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका वीडियो डिटेल से बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नेम है इरेडा। अब इसका वीडियो हमने 1 साल पहले बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तब उसका भाव 220 रुपये के पास ट्रेड हो रहा था और अभी ये हमारे दूसरे सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ये हमारे तीसरे सपोर्ट और चौथे सपोर्ट तक गिरावट भी कर दे। कोई बात नहीं, ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो। इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। तो हम आशा करते हैं कि हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझें। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।